अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त वज़ीर आज़म जो कि मॉस्को आज पहुंचेंगे, उनका दौरा रूस और ये इंतहाई अहम दौरा इसे करार दिया जा रहा है, जहां पर उनकी अहम मुलाकातें हैं। वफूद की सतह पर भी मुलाकात है, 1-on-1 मुलाकात भी है व्लादिमीर पुतिन के साथ, और एक तवील अरसे के बाद एक मुंतखब वज़ीर आज़म का ये दौरा है। और दौरे से पहले जो कल के दिन में एक इंटरव्यू वज़ीर आज़म साहब ने रूसी मीडिया को दिया, उसमें उन्होंने एक चीज़ तो वाज़े कर दी कि हम सबके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब सवाल ये है कि आउटकम क्या होगी, क्या तवक्कुआत क्या है, क्या हासिल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस मुलाकात से, इस दौरे से। ये तमाम तर चीज़ें हैं। यकीनन जब ये दौरा कंक्लूड होगा हम तब भी इस पर बात करेंगे और जो डेवलपमेंट्स होंगी वो सामने आती रहेंगी। लेकिन चूँकि ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है, इससे तवक्कुआत क्या है, आज के प्रोग्राम में आगाज़ में हम उस पर बात कर लेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त जो हुकूमत गिराने के मिशन पर हम देख रहे हैं, मुलाकातों में बहुत तेज़ी आ गई है। मॉडल टाउन पर मुलाकातें रहीं, फिर आज शाम में कुछ मुलाकातें मुतवक्के हैं, और ये मुलाकात में मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमरा थे आसिफ अली जरदारी साहब के और बिलावल साहब के, उन्होंने मुलाकात की, फिर 1-on-1 मुलाकात अलहदा से हुई। और फिर ये भी खबरें सामने आ रही हैं ज़राए से कि जो नंबर गेम है उस पर इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है। अब सिर्फ तारीख का फ़ैसला करना बाकी है, यानी कि ऑपोजिशन इज़ शो के वो उनके पास वो मतलूबा तादाद है जिससे वो इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब बना सकते हैं। साथ ही जो दूसरी खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि नंबर गेम्स का अब कोई मसला नहीं है, तारीख का तयन करना है, और असल बात कि बाद में क्या करना है। अगर जब एज देयर श्योर के तरीके अदम एतमाद वो कामयाब करा लेंगे तो उसके बाद का मामला क्या होगा, उसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इख्तलाफात हैं। एक तरफ नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के बाद, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें, जिनमें इत्तेहादी जमातें कहाँ की हैं ये वाज़े नहीं है, लेकिन वो इत्तेहादी जमातें ये नहीं चाहती कि फिल इलेक्शंस कराए जाएँ। ये एक अब मामला रह गया है जिस पर एक बातचीत होनी है, और अगर इस पर इत्तेफाक हो जाता है, या ये जमातें नून लीग और JUIF को मना लेती हैं, या वो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मना लेती हैं, तो बस इन नो टाइम फिर तरीके अदम एतमाद आ जाएगी। एक और ख़बर ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च अब से कुछ दिन बाद शुरू होना है, उसको वेलकम किया है और उसको सपोर्ट करने की बात भी की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। JUIF के हवाले से कल ही खबर आ चुकी थी कि वो पंजाब दाखिल होने पे इस्तकबाल भी करेंगे, या मुख्तलिफ जगहों पर शायद कहीं इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत वजाहत इस मामले पर नहीं है, लेकिन वो वेलकम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के इस मूव को। तो मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर भी बात करें कि एक तरफ मौजूदा हुकूमत के सरबरा और उनके वज़रा मॉस्को के दौरे पर हैं, और यहाँ पर अपोजिशन उनकी हुकूमत को चलता करने के चक्कर में है, किस हद तक ये मुमकिन हो पाएगा। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? गो के इस पे बड़ा पहले से ही जब ये फाइनल हुआ दौरा, कहा गया कि बहुत तारीख़ी दौरा करने जा रहे हैं। 2 दिन के इस दौरे में क्या मुतवक्के क्या है, क्या कुछ बड़ी आउटकम निकलेगी? रूटीन का एक दौरा है, ज़्यादा इस पर बातचीत हुकूमत ज़्यादा कर रही है, मामला कैसे देखते हैं आप? देखें, रशिया के साथ जो पाकिस्तान का दौरा ये वज़ीर आज़म की सूरत में अब शुरू हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर रवाना हो चुके हैं, 2 दिन का कहा जा रहा है, आज वो पहुंचेंगे और कल वापस आ जाएंगे। 1-to-1 भी है और कुछ मुआहदे होने के भी चांसेस हैं। तो ये बेसिकली 2 रियासतों के दरमियान में, इसमें शख्सियात नहीं, और इसमें हमारी मुख्तलिफ अदवार की जितनी हुकूमतें गुज़श्ता 10-12 साल कह लें, जरदारी साहब भी गए थे, गिलानी साहब भी गए थे, तो ये सारे लोग जब पिछली हुकूमतों में नवाज शरीफ ने सेंट्रल सारी एशियन स्टेट्स में बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान के लिए रास्ते बनाए, मुसलसल विजिट किए, जिस पे इमरान खान साहब भी तनकीद करते थे, लेकिन एक्चुअली ये जो लुक था ना कि जी मशरिक की तरफ देखा जाए और रास्ते और वेन्यू निकाले जाएं, ये विजिट वो थे सारे के सारे, जिनके नताइज की तरफ अब हम जा रहे हैं। क्या हम इससे बेहतरीन रिजल्ट लेंगे कि जब यूक्रेन पे वो एक किस्म का हमलावर है रशिया, और वो चाहेगा कि पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि जिससे उनको फायदा हो,
और पाकिस्तान के वजीर आजम पहले ये कह चुके हैं कि देखें हम किसी पार्टी में नहीं बनेंगे, हमें बनना भी नहीं चाहिए, और हमारे वजीर आजम को चाहिए कि वहाँ लिखी पड़ी बात करें। सेंस ये है कि जो फॉरेन ऑफिस कहे उतनी बात करें, वहां जाके ये ना कहें कि मैं रशिया को रशिया से ज्यादा जानता हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग को ज्यादा जानता हूँ। वो खेलने के लिए नहीं गए इत्तेफाक से, लेकिन मतलब वो जरा एक दूसरी दुनिया में गए हैं, और जहाँ पे लफ्जों का मतलब वहां पे वो चेस के खिलाड़ी हैं जो बैठे हुए हैं, वो हमारे फास्ट बॉलर के साथ कुछ और भी गेम ना करें, बल्कि दो रियासतों को अच्छे अंदाज से लेके चलना चाहिए। यूक्रेन के साथ भी हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं, तो हमें उन सब चीजों को मिला के इसको सियासी दौरा नहीं बनाना चाहिए, ना ये दौरा है। खास तौर पे जो ये टाइमिंग बन गई है ना अब, कि जब वो ऐसे काम कर रहा है पुतिन जो कल को इंडिया भी कर सकता है, और हमें देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द भी, और वो कुछ इंडिया कर भी रहा है। तो बहरहाल जो लिखी पड़ी बात हो रही है, जो रास्ते निकल सकते हैं, क्योंकि हम क्यों बने कि हम एक तरफ सिर्फ अमेरिका के साथ रह गए और रशिया से जाहिर है कि वो अफगान जो फर्स्ट वार थी उसमें हम उनके मुकाबिल मौजूद थे, और अब बड़ी मुश्किलों के बाद रशिया और पाकिस्तान बातचीत पे आए हैं, कुछ मुआहदे होने जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर इसको सियासी तौर पे कोई रंग ना दिया जाए, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट पुतिन जरूर कर सकते हैं, वो बड़ा पुराना महान खिलाड़ी है, और वो ये चाह रहा है कि जो रशिया की खोई हुई कुव्वत है किसी भी तरीके से वो उसको वापस हासिल करे। राइटली सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं जैगम खान साहब की जानिब बढ़ूंगा। जैगम खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अभी बात आमिर इलियास राना साहब ने की कि सियासी दौरा ना बनाए, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो होती है, अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी करार देना कि जी आज इतने तवील अरसे के बाद एक मुंतखब वज़ीर आज़म जा रहे, ये तमाम तर चीज़ें तो पहले से ही डिस्कस हो रही थी, कही जा रही थी। अभी क्या स्टेट टू स्टेट ही मामला है या इसका सारा क्रेडिट इस सिटिंग गवर्नमेंट ने लेना है, और अगर ले रहे हैं तो क्या बाकी ड्यू क्रेडिट है जो बनता है? देखिए, राना साहब ने बहुत अच्छे मशवरे दिए इमरान खान को, और आई विश कि वो इनको देखें। इस वक्त जो मामला है, इस वक्त बहुत नाजुक पोजीशन है, और अगर ये बहुत पहले से ये विज़िट अरेंज ना होता तो शायद हमारी ये ख्वाहिश होती है, इस वक्त भी ख्वाहिश होती कि काश ये दौरा ना हो, क्योंकि इस नाजुक मौके पर जो एक इमेज पाकिस्तान का बनता है कि जिस वक्त वेस्टर्न दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही है, उसका बाइकाट कर रही है, उस पर सख्त नाराज़ है, तो उस वक्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो रशिया का विज़िट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस विज़िट को जो रिट्रैक्ट करना था वो भी हमारे लिए डिप्लोमेटिकली बहुत ही बुरा होता, और अब जब वो वहाँ हैं तो जो डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल ठीक कहा राना साहब ने। जिस तरह के इंसानों की एक ज़बान होती है, इस तरह रियासतों की एक ज़बान होती है, और रियासतों की ज़बान जो है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, और जब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का आप ख्याल नहीं करते तो फिर रियासतों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो हमने देखा है कि ऐसे वक्त में जो नाजुक है, जिस वक्त एक दुनिया में एक पोलराइजेशन बढ़ रही है, तो हमारे जो हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म साहब ख़ुद उनमें सबसे पेश हैं, वो ब्लंडर्स अपॉन ब्लंडर्स कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, और इस हुकूमत के पास डिप्लोमेसी के एरिया में, फॉरेन रिलेशन के एरिया में दिखाने को कुछ ज़्यादा नहीं है। हमारे जो बहुत करीबी दोस्त थे वो भी हमसे एस्ट्रेंज हो गए। सऊदी अरब का नाम ले लीजिए, चीन से भी हमारे ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, वेस्ट को हम अलग नाराज़ कर रहे हैं, चीन में जाते हैं तो एक एंटी अमेरिकन स्टैंड लेते हैं वज़ीर आज़म साहब, यहाँ थे तो अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने फरमा दिया कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो इस तरह डिप्लोमेसी नहीं चलती। अब जहाँ तक रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का सवाल है, ये बहुत अहम है, क्योंकि हम किसी एक कैंप में नहीं जाना चाहते। रूस एक अहम ताकत है, उससे हमारे मफादात वाबस्ता हैं, और बिल्कुल ठीक कहा गया कि रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात की कोशिश तो पाकिस्तान बहुत अरसे से कर रहा है जी, और उसमें पाकिस्तान की कामयाबियां भी हैं। आप देखिए, जो पाकिस्तान की दो कामयाबियां अगर रिसेंट डिप्लोमेसी में गिने, रिसेंट का मतलब सिर्फ इमरान खान साहब का दौर नहीं है, बल्कि इससे थोड़ा पीछे भी चले जाएं, तो एक तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के मामले पर रूस के साथ अलाइन किया,
और हमारे इंटरेस्ट ने अलाइन किया और हमने जिस तरीके से मिलकर चले वो एक सक्सेस थी। और उसमें एक बहुत बड़ा जो अहम रोल था वो जो रूसी सदर के नुमाइंदा ख़ास हैं अफ़गानिस्तान के लिए, ज़मीर काबिलोव, जो ज़मीर काबिलोव का पाकिस्तान के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ताल्लुक़ है, जो उन्होंने एक इफ़ेक्टिव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाया, उसका एक तो अफ़गानिस्तान पे असर था। और दूसरा जो हमारे लिए ज़्यादा अहम पहलू है वो ये था कि हम तवक्को कर रहे थे कि रूस पाकिस्तान में एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। काफ़ी पेशरफ्त भी हुई। पाकिस्तान को, जो आपको मालूम है, बहुत ज़रूरत है एक नई एनर्जी पाइपलाइन की नॉर्थ टू साउथ। पाकिस्तान सारा ही नॉर्थ टू साउथ है, यानी कराची से आप कंट्री तक, तो उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई थी, लेकिन वो चीज़ रुक गई। एक तो हम चाहेंगे कि उस पर मज़ीद पेशरफ्त हो, रूस आगे उस पर आए, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे। फिर रूस की जो अपनी ख्वाहिश होगी कि सेंट्रल एशिया के जो रिज़र्व्स हैं, सेंट्रल एशिया में जो एनर्जी दस्तयाब है, वो पाकिस्तान के रास्ते बाहर अगर जाए, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मफाद है। लेकिन हमें एहतियात से चलना होगा। रूस के अपने मफादात जो हैं वो भारत के भी साथ हैं, वो एक बड़ी ताकत है। अच्छी डिप्लोमेसी के साथ, एक बैलेंस डिप्लोमेसी के साथ आज के दौर में जिसकी ज़रूरत है, तो इस दौरे से अच्छे नताइज निकाले जा सकते हैं। राइटली साइड। अब्दुल्ला गुल साहब, सर यकीनन नताइज तो जो निकलेंगे उन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से ज़ैगम खान साहब ने भी बड़ी तफसील से बता दिया, आपकी क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं, और क्या क्या पोटेंशियल है और क्या आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। दोनों शुरुका ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की यकीनन। मैं इसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐड करता चलो। पहली बात यह है कि हमें ये देखना है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो हमारे फेलियर्स हैं वो क्यों और किस वजह से हो रहे हैं। एक तरफ दुनिया लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ देख रही है, और जहाँ तक ठीक है न्यूट्रलिटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी न्यूट्रलिटी के नुकसानात भी होते हैं, ख़ास तौर पे वो ममालिक जिनके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता अपनी पॉकेट के अंदर। तो नतीजा ये निकलता है कि न्यूट्रलिटी कभी कभी उनको ख़राब कर देती है। इस टाइम पे अगर पाकिस्तान ने एक पैराडाइम शिफ्ट लेना है तो फिर वो ओपनली ले, लेकिन अगर आप आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन रखना चाहते हैं तो फिर यकीनन आपको बहुत मुश्किलात होंगी। अभी हालिया चाइना का दौरे का जिक्र आया, तो आपको मालूम है कि मेरे ख्याल में इस अंदाज के अंदर चाइना का दौरा माजी के अंदर हमने बहुत सारे दौरों से अगर कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि चाइना के अंदर ज़ाहिर है उनकी विंटर ओलंपिक्स भी थी जिसका बायकॉट किया हुआ था, और ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वहाँ जाना जो है वो यकीनन चाइना के लिए तो खुशाइन था, लेकिन बहुत सारे दुनिया के ममालिक उसके ऊपर कोई ज़्यादा उन्होंने खुश नहीं हुए। और दूसरी तरफ जो है वो रूस का मामला है, यूक्रेन का। मैं इसको अगर माजी के अंदर चला जाऊँ तो ईरान के अंदर जब प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब तकरीबन ईरान रेवोल्यूशन से हफ्ता 10 दिन पहले जब वहाँ गए, तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये सोचा ईरानियन कौम ने कि शायद ये शाह की हुकूमत को बचाने के लिए आए हुए हैं, और उसके बाद हमारे ईरान ताल्लुकात जो थे वो इंतहा से ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन बहरहाल अब हमें ये देखना है कि रूस और यूक्रेन के जो मामला है, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी हमारे UD-80 टैंक्स और दीगर हमारे दिफाई अमूर के ऊपर उनके साथ हमारा एक अच्छा ताल्लुक रहा है, और जाहिर है यूक्रेनियन सफ़ीर जो है वो भी यहाँ एक्टिव हैं, और जिनका अभी जिक्र किया गया ज़मीर काबिलोव या फिर जो उनके यहाँ के सफ़ीर थे रूस के अलेक्सी डेडोव, ये दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और इनके साथ हर हफ्ते मेरा कोई एक राब्ता रहता है। मसला यह है कि हमने देखना है कि डिप्लोमेसी के अंदर हम क्या खोएंगे और क्या पाएंगे और हम उनको क्या दे सकते हैं। मसला यह है कि अगर तो स्टील मिल के मामलात को हमने आगे लेके जाना है या उनके रशिया के साथ कोई इस मामलात को करने हैं। दूसरा यह है कि ये जो दौरा था ये चीन की क़यादत के ज़रिए मुमकिन बना, ये कोई रूस का पहला दौरा भी नहीं है और ना ही आखिरी दौरा है, ये माजी में भी होते रहे और अब भी होंगे, लेकिन क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO के नाम से जाना जाता है, जब से वो मारज़ वजूद में आई, हमारे रूस के साथ जो मामलात थे वो बेहतर हुए, और अफगानिस्तान की जो तल्ख यादें रूस के साथ थीं वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ना शुरू हो गए। ज़मीर काबिलोव उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डिप्लोमेटिक जो एक अंडर कवर ऑफिसर के तौर पर थे रशियन एम्बेसी के साथ, और इनका एक ये KGB के एक बहुत अहम पोजीशन पे काम करते रहे और एक बड़े समझदार और एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं ये, और जाहिर है इनको व्लादिमीर पुतिन साहब की जो है बाकायदा आशीर्वाद पूरी तरीके से हासिल है। अब हमें ये देखना है कि पाकिस्तान जो है वो क्या देगा
और उसके बदले में क्या ले सकता है। और इंटरनेशनल प्रेशर का जिसका जैगम साहब ने आप फरमाया, यकीनन वेस्ट जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप कर रहा है, लेकिन अगर वेस्ट के इस इंटरनेशनल प्रेशर को देखा जाए तो पाकिस्तान ने उसके बदले में क्या हासिल किया। और मुझे ये भी मालूम है कि इस टाइम पे अमेरिका को तसल्ली और तशफ़ी के लिए कुछ लोग जो है वो बड़े एक्टिव हैं, जो अमेरिका को ये तसल्ली दिलाना चाहते हैं कि जी हम वहाँ न्यूट्रलिटी रखेंगे। लेकिन अगर आप न्यूट्रलिटी रखेंगे तो फिर रशिया आपको क्या देगा। कभी कभी ये तमाम तरह सवाल हैं जिनके जवाब बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाए। एक इसमें ऐड कर दूं आपको, एक अंग्रेजी की कहावत है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अगर पाकिस्तान ये मामलात करता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अभी तक अपनी पॉलिसी को वज़ा नहीं कर सका कि वो लुक ईस्ट की तरफ जाना चाहता है या लुक वेस्ट की तरफ जाना चाहता है। कभी वो जब गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास वाली बात है। अगर वो अमेरिका जाते हैं तो बहुत ही आउटराइटली अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, और अगर ईस्ट जाते हैं तो आउटराइटली ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में हमें अपनी क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। मैं मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है गुल साहब, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये दौरा जो है ये यकीनन फ्रूटफुल साबित हो पाकिस्तान के लिए, और जो मुआहदे हों वो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हों। ब्रेक की जानिब बढ़ूँ, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे इस वक्त जो हुकूमत गिराने के मिशन पर अपोजिशन है उस हवाले से। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। इस वक्त हम मुलाकातें हैं मॉडल टाउन में, जो मुलाकातें हुई फिर शाम में कुछ मज़ीद मुलाकातें हैं, और जो नंबर गेम है उस पर इत्मीनान की बात है। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की, अब तारीख़ का फ़ैसला करना है और बाद में क्या होना है इस चीज़ का फ़ैसला करना है। फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट सामने आया कि हमारे 3 अरकान कौमी असम्बली ने हमसे रब्ता किया है और बताया है कि उनको ख़रीदने की पेशकश हुई है, यानी कि उनको पैसे देने की बात की है। मैं ज़रा इस पर अब राय ले लूँ। आमिर इलियास राना साहब, आप कैसे देख रहे हैं? नंबर गेम वाकई पूरी है? बज़ाहिर तो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि जी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन फ़ैसला हम मुल्की मफाद में करेंगे। सियासी मुलाकातें सबसे जारी रहती हैं, वो मुल्की मफाद कुछ भी हो सकता है, उनकी नज़र में इस हुकूमत को भेजना भी हो सकता है। नंबर गेम्स आप समझते हैं वाकई पूरी हो चुकी है? देखिए, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, जाहिर है वज़ीर इत्तलात हैं और वो हमेशा सरकारी सच बोलते हैं और वो ठीक ही बोल रहे होंगे कि मेंबर को ख़रीद रहे हैं, और अगर मेंबर को ख़रीद रहे हैं तो फिर इस अदम एतमाद की कहानी को ख़त्म समझें। लेकिन कोई तो है जो सबको बिठा रहा है, कोई मिला रहा है, खाने खिलवा रहा है, ले जा रहा है, बुला रहा है, मिला रहा है। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब ने मुस्तफा जतोई को वज़ीर आज़म ना बनने देना था तो इसलिए वो अदम एतमाद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ उन्होंने कामयाब भी नहीं होने दी, और अल्टीमेटली उसका उन्होंने फ़ायदा लिया और वो वज़ीर आज़म बन गए। आपको पता है इमरान खान साहब सबके सामने कहते थे कि मैं अंपायर की उंगली के इशारे के इंतज़ार में हूँ, तो वो कोशिश की हिलाने की, दबकाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी जिस तरह वो चाह रहे थे, और फिर वो लगे रहे और बिलाखिर 2017 में पार्ट हुआ जो लोगों ने सबने हमने आपने देखा। अब ये जो फिर नया सिलसिला चला, फिर इल्ज़ामात लगे, फिर पिछले साल एक तकर्रुरी के ऊपर इशू आया, और वो इशू बड़ा खुल के पीएम हाउस ने जब उसकी पोस्टिंग हुई तो बाज़ाब्ता तौर पे बताया कि इंटरव्यू भी किए गए हैं, इन मुलाकातें भी की गई हैं। तो उसके बाद से ये आ रहा था कि ये सेम पेज की कहानी नहीं है, चूँकि ये सबको पता है तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये जो अचानक हिलजुल हुई है ये बहरहाल एक सिस्टम के तहत हो रही है। इसमें मुलाकातें ये जो सामने हो रही हैं, मैं नहीं समझता कि ये वो सब कुछ है जो हमें दिखा रहे हैं। वो सब कुछ छुपा हुआ है जो ये अचानक दिखाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें जहांगीर तरीन साहब ज़ाहिर सबसे बड़े खिलाड़ी हो के सामने आएंगे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी नवाज शरीफ हों या जहांगीर तरीन हों तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई भी है वहाँ पे, और वो कह रहे हैं कि जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो रही हैं, कुछ गैर ममालिक में मुलाकातें हैं। और फिर उसके लिए देखें ना, परवेज लाई, चौधरी परवेज लाई के पास लोग जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान। वो एक गेम होती थी कभी हमारी बहुत अच्छी हॉकी की गेंद सलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह के पास, और फिर हम डी कर में ले जाते थे ताकि गोल कर सके।
इस वक्त ये सारे सियासतदान जो बिल्कुल साइड पे बैठे हुए थे और जो इत्तेहादी भी हैं, आप देखें ना कि इत्तेहादियों में MQM के अपने वफाकी वजीर हैं जो ला के हैं और इन्होंने ये आइन ला ड्राफ्ट भी किया आर्डिनेंसेस का और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उनके अपने वजीर MQM के, जो कि MQM वाले कहते हैं हमारे वो कोटे से वजीर नहीं है, उन्होंने आज भी उससे बरियत का इजहार किया कि नहीं ये आज़ादी इज़हार राय पे कतगन है। चौधरी परवेज इलाही मिलते हैं, मुनस इलाही एक बयान देते हैं, लेकिन उसके बाद कल ही चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट भी आया कि हम सबसे मिलते हैं लेकिन हम फैसले अपने और मुल्क के सियासी मुफाद को सामने रख कर करेंगे, जिसके नतीजे में मुल्क बढ़ती जा रही है। हम इसको समअप करें कि देखिए जी, इमरान खान साहब अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। बड़ी क्लैरिटी से बात है कि नून इस बुनियाद पे आगे बढ़ रही है कि जी जो भी सिस्टम लाना है 2 महीने 3 महीने आपको जनरल इलेक्शन एक शफाफ क्रिस्टल कराने हैं, और उसकी वो तमाम लोगों से गारंटी चाहते हैं कि अगर आप अपने अदम एतमाद कामयाब करनी है तो नतीजे में जो सेटअप होगा वो कहलाएगा तो पूरा, क्योंकि अबूरी तो नहीं होगा लेकिन होगी उसका नज़्म उस तरह। और उसके अंदर अब जो गुफ्तगू टेक्निकल बुनियादों पे हो रही है कि चौधरी परवेज इलाही का किरदार बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली बड़ा अहम होगा। अगर चीफ मिनिस्टर बुजदार के खिलाफ एक अदम एतमाद आ जाती है तो स्पीकर ने रेफरेंस भेजना होता है ना डिफेक्शन क्लास पे, और यही किरदार असद कैसर का कौमी असम्बली में होगा। इन सब के बीच में एक रास्ता ढूंढा जा रहा है, और कैमोफ्लेज भी गेम जो होती है वो भी हो रही है कि दिखा के खब्बी मारी सजी जाए, बिल्कुल तो कौन दिखाएगा। मिनिस्टर के हाथ में भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, वो क्या करेंगे, क्या मतलब भी हम सोच सकते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर जब मुआहदे करके निकले रूस से और वो हवा में हो और एक अदम जमा हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस ना कर सके, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ना कर सके, ये सारी चीजें सबके मद्देनजर हैं। आप बिल्कुल ये जो अब लॉन्ग मार्च हो रहे हैं इसमें जहन में रखिएगा कि ये बहरहाल एक खास सोच के नतीजे में हो रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो रहा है, PDM का हो रहा है, या वो इकट्ठा हो जाए बाद में। अभी तो सिर्फ हो रहा है ना कि आपको हम सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही राना साहब, बड़ी तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाल दी। ज़ैगम खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो सवाल ये बड़ा, एक तो चीज़ वाज़ेह है कि अपने लोग तो नहीं PTI के इनके अगेंस्ट वोट नहीं दे सकते अदम एतमाद में, फिर इनके लोगों से रब्ता करके ख़रीदने की कोशिश, क्या जवाब बनता है? असलान साहब, बात यह है कि जो अच्छा तज्ज़िया है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे किया जाता है, और इस वक्त मसला है कि हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो अंदरूनी कहानी है इस मूव की वो चंद लोगों तक, 4 का नाम लिया जा रहा है, 5 का नाम लिया जा रहा है, उन तक महदूद है। अब देखिए, जहाँ तक ग्रुप्स की बात है, जहाँ तक पार्टीज़ की बात है, वो तो चले, फिर आप उनके मफादात के हिसाब से उनको एनालाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं कि जो हुकूमत के 4 इत्तेहादी हैं, GDA, PMLQ, MQM और बाप जो है, कि उनके एज़ ग्रुप्स एज़ पार्टीज़ क्या मफादात हैं और उन मफादात के पेश नज़र क्या उनसे तवक्को कर सकते हैं। ये तो एक सवाल हो सकता है, और हमें पता है कि वो कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एक्टर्स नहीं हैं। ये चारों इत्तेहादी जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा मिलने पर ही मूव करेंगे। 5वां तरीन ग्रुप है जो इस वक्त किंग मेकर की सिचुएशन में है, और वो इस लिहाज से अहम है कि वो कोई बाहर की पार्टी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रुप है जो ख़ुद PTI के अंदर मौजूद है, जिसके अरकान PTI ही के अरकान हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है वो ये है कि PTI के कितने दीगर अरकान इस तरीन ग्रुप के अलावा ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज़ हैं, जो अगले इलेक्शन में इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं, या अगले इलेक्शन में उनकी कोशिश है कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट मिले। आपको मालूम है कि पंजाब में जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है काफ़ी उसमें टिल्ट आ गया है, और मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन अब पहले से मुस्तहकम हो गई है। अब इन तमाम पर ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके हमारे पास जवाबात नहीं हैं। हमें ये मालूम है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ये बहुत मुश्किल होता है, तारीख़ी तौर पर बहुत कम 57 में सिर्फ एक दफ़ा वो कामयाब हुआ, मोहतरमा के ख़िलाफ़ कोशिश की गई, वो नाकाम हुआ, अगरचे मोहतरमा को उसके बाद इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत हुई, मोहतरमा की गवर्नमेंट जो है वो हिल के रह गई। तो लेकिन ये ऐसी बात है जो ख़ुद अपोजिशन को भी मालूम है कि कितने बड़े चैलेंजेस उनके रास्ते में हैं। अगर वो इसके बावजूद इतने पुरुमीद हैं और इस तरह की वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन हमें सही अंदाज़ा उस वक्त होगा जब वो कार्ड्स दिखाएंगे, उससे पहले हम कोई सही अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक बात का बेहतर मालूम है कि हुकूमत अनपॉपुलर हो रही है और हुकूमत दबाव में है। अब्दुल्ला गुल साहब, सर आप कैसे देख रहे हैं, और क्या ये वाकई कोई कामयाबी मुतवक्के है कि अपोजिशन, चूँकि
बड़े ब्रेन्स हैं, पुराने सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, 3 मुल्क की बड़ी जमातें हैं। एक जमात जिसकी बहुत पहला इक़्तिदार है उसका वफाक में, उसके खिलाफ जब ये इतने बड़े प्लेयर्स इकट्ठे हो गए हैं तो वाकई ये कोई चीज़ जो माजी में नहीं हुई उसको करके दिखा पाएंगे? देखिए अरसलान साहब, एक दो बातें तो बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि हुकूमत जो है वो गैर मामूली तौर के ऊपर इस मामलात को देख रही है। इसका मतलब है कि हुकूमत थ्रेटेंड है, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम की शक्ल में तो नहीं, लेकिन फिर भी मौलाना फजल रहमान की जो रिसेंट मुलाकातें हैं वो इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई सीरियसनेस जो है वो मौजूद है। और जहाँ तीसरी बात यह है कि एक और भी अहम नुक्ता है कि अब कयास आराइयाँ होती हैं, और आपको पता है कयास आराइयाँ बेशक उसमें हकीकत हो ना हो, लेकिन माजी में एक तकर्री के हवाले से एक जो पेज था वो मेरे ख्याल में फट गया था। और अभी ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि मार्च के महीने के अंदर किसी एक अहम शख्सियत को जो है वो अपने ओहदे से जो है वो हटाया जाएगा, और अगर वो या वहाँ रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा। मसला यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत के हुक्मरानों के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये है सवाल। और अगर वो ट्रस्ट जो है वो क्या 1% चांस लेने की पोजीशन में है। और मुझे पता नहीं क्यों याद आता है कि जब मोहम्मद खान जुनैद जो अमेरिका के दौरे पे गए और फिर वहाँ से वापस आए तो फिर उनकी हुकूमत जो है वो वहाँ ख़त्म हो गई थी। अब हुकूमत की अनपॉपुलैरिटी है या जो भी है, इसके अंदर एक फैक्टर जो दोनों हमारे सीनियर तजज़ियाकार जो थे उन्होंने जिस तरह से फरमाया, मैं उसमें ऐड करूँगा कि एक अहम नुक्ता यह है कि हुकूमत के वो अरकान असम्बली जो उनके साथ मुंसलिक हैं वो अपने हलकों के अंदर किस मुंह से जाएंगे अगले साल, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो कोई फ़िलहाल बेहतरी की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही। और अगर खुदा न खास्ता इसमें अबतरी आई तो फिर वो लोग जो PTI के टिकट से जो है इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो परवाज के लिए तैयार हो जाएगी। और ख़ास तौर पे उस वक्त में कि जब कुछ लोग न्यूट्रल रास्ता जो है अगर उन्होंने अपना लिया, और अगर वो न्यूट्रल रास्ता अपना लिया तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने की बात है कि अगर हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर हुकूमत का नज़ला किस पे गिरेगा और क्यों गिरेगा। That's a very important point. जब मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यकीनन ये वक्त बताएगा कि मामलात किस सिमत में जाते हैं। अब तक ये हुकूमत चाहे बिल पास कराने का मामला हो या दीगर मामलात हो या इससे पहले की तरीके अदम एतमाद हो, हुकूमत पार्लियामान में अब तक ज़रूर कामयाब नज़र आई है, बाकी किसी फ्रंट पर कामयाब नज़र आए या ना आए। क्या इस मरतबा सूरत हाल बदलेगी और अपोजिशन को कोई कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तारीख़ का तयन होता है, उसके बाद वक्त बताएगा कि मामलात किस सिमत में जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।